गरीब माँ पान वाली। चित्रकूट नाम के गांव में नंदू नाम का पनवाड़ी रहता था। उस गांव में नंदू के पान बहुत मशहूर थे। उस गांव में नए आए हुए लोग भी नंदू के बारे में जानकर उसके पान खाने आते थे। नंदू के हाथों का पान खाकर एक आदमी, भैया मैं एक टूरिस्ट हूँ, मैं सारा देश घूमता रहता हूँ। मैंने कई शहरों में पान खाए हैं, लेकिन ऐसा पान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। इसमें कोई अनोखा स्वाद है, वो क्या है? ये हमारे पुश्तों से चला आ रहा पान मसाला का स्वाद है साहब। वही मेरा सीक्रेट फ्लेवर है। इसे कैसे बनाते हैं मैंने आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। इतना ही नहीं, कहते हैं कि मेरे दादा परदादा इससे भी अनोखे स्वाद यहाँ के महाराजा के लिए बनाकर देते थे। वो कैसे बनाते हैं उन्होंने कहीं लिख कर रखा है। अब तक वो किताब मेरे हाथ नहीं लगा है। अगर वो किताब मेरे हाथ लग जाए तो लोग मेरे पान के और भी स्वाद का मजा ले सकते हैं। नंदू की पत्नी का नाम था नव्या और उनके 3 बच्चे भी थे। जो थोड़ा बहुत नंदू कमा लेता था उसी में वे सब खुश थे। एक दिन रोड दुर्घटना में नंदू की मौत हो गई। सारा परिवार शोक में डूब गया। कुछ दिनों के लिए तो नव्या ने जो पैसे बचा कर रखे थे उससे घर चलाने लगी। आखिर में उसके हाथ में एक नया पैसा भी नहीं बचा और कोई चारा नहीं रहा। तब नव्या ने फिर से पान की दुकान खोली। किसी तरह उसने पान बनाना सीखा। एक व्यक्ति ने उसके हाथ का पान खाया और अरे बहन, वो स्वाद नहीं आया, लगता है कोई पत्ता चबा रहे हैं बस। अरे तुम्हारे पति के हाथ के पान का और तुम्हारे पान का जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे सादा पान तो कहीं भी मिल जाएगा, तो हम तुम्हारे पास क्यों आए? नव्या ने सिर झुका लिया। यूं नव्या के पास पान खाने कोई नहीं आता था। नतीजा ये हुआ कि मुनाफा तो दूर, उसे नुकसान बहुत होने लगा। नव्या समझ नहीं पाई कि वो क्या करे। वो घर पर नंदू के दादा परदादाओं ने जो किताब लिखा था उसे ढूंढने लगी। एक दिन नव्या के पान के डब्बे के पास प्रताप नाम का एक व्यक्ति आया। देखो बहन, ये पान का डब्बा चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ, तुम ये पान का डब्बा मुझे बेच दो। ये पान का डब्बा मेरे पति बड़े प्यार से चलाते थे। हमें चाहे जितनी तकलीफ क्यों ना हो, अगर हमें भूखा भी रहना पड़े तब भी इस पान के डब्बे को बेचने नहीं वाली हूँ। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। अरे वो दिन दूर नहीं है जब तुम सड़क पर आ जाओगे, तब तुम मेरे ही पास आओगे। नव्या के बच्चों ने ये सब बातें सुनी। उनमें से टिंकू नाम का उसका बेटा ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उस रात को टिंकू उस गांव के राजा के किले में प्रवेश किया। उस किले पर लगे ताले को तोड़ा। किले के अंदर जाकर सारा महल छान मारा। अंत में वो राजा के शयन कक्ष में प्रवेश किया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक था। उसने उसे खोला। उसके अंदर एक बहुत पुरानी किताब थी। टिंकू ने उसे ले लिया। घर आकर उसने वो किताब अपने माँ को सौंपा। ये देखकर नव्या हैरान हो गई। पिताजी कहते रहते थे कि उनके दादाजी राजा महाराजाओं को बड़े अनोखे पान बना कर देते थे। इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये किताब राजमहल में होगा, इसीलिए मैं वहाँ जाकर ढूंढा। किस्मत अच्छी थी तो मिल गई। अब तुम इसे देखकर पान तैयार करो माँ। नव्या टिंकू की समझदारी देखकर बहुत खुश हुई। नव्या ने उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ा। उसमें जैसे लिखा था उसने कुछ जड़ी बूटियां जमा किए। बहुत जल्द नव्या अपने पान की दुकान पर अलग अलग किस्म के पान बनाने लगी। लोग उसके पान खाने के लिए लाइन लगाने लगे। इसी तरह नव्या ने फायर पान भी तैयार किए। वो पान चबाकर जब लोग फूंक मारते तो उनके मुंह से आग निकलता था। इसी तरह बबल गम पान खाते तो उनके मुंह से बुलबुले निकलते। ये देखकर लोग ताली बजाने लगे। यूं नव्या का धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। बहुत ही जल्द उन्होंने बहुत अच्छा घर बना लिया। एक दिन प्रताप उनके पान की दुकान पर आया। टिंकू भी वहीं मौजूद था।
चुपचाप ये पान का डब्बा मुझे बेच दो, वरना मैं सारे गांव में ये खबर फैला दूंगा कि तुम इन पानों में कोई नशीली पदार्थ मिलाते हो और लोगों को उसके लत लगाते हो। खबरदार, तुम तो मुझे जानते ही हो ना, मैं एक ही झूठ को 100 बार कह के उसे सच करा सकता हूँ। नव्या कुछ कहने ही वाली थी। अरे अंकल जी, ये आपने बहुत दूर की बात सोच ली है। पहले ये गपचुप पान तो खाकर देखिए। कहते हैं इसे महाराज खास तौर पर बनवाते थे। कहकर उसे एक पान दिया। वेरी गुड, यू आर ए वेरी गुड बॉय, कहकर उससे पान लेकर खाने लगा। बस उसकी जबान से आवाज नहीं निकल रही थी। वो ब ब ब ब ब ब ब कहते हैं कि ये पान खास तौर पर महाराज अपने दुश्मन राजाओं को भेजते थे। अब इसे खाने से जिंदगी भर कभी बात नहीं कर सकते। अब जाइए, अब सारे गांव हमारे खिलाफ प्रचार कीजिए। बस परेशान होकर प्रताप वहाँ से भाग गया। मैजिकल स्कूटर बोट। निर्मल नाम का एक गांव था। उस गांव और शहर के बीच में एक नदी बहता था, इसलिए किसी को गांव से शहर जाना हो तो नाव से ही जाना पड़ता था। एक दिन बहुत सारे लोग शहर जाने के लिए नदी के किनारे नाव का प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत देर बाद एक नाव वहां आया। गांव की सरपंच देवी नाव वाले से, क्यों राजेश, इतनी देर लगा दी? मैंने कल ही तुम्हें बोला था ना कि मुझे एमएलए साहब से मिलने जाना है। मैडम, आपने कहा था शहर जाना है, आपने एमएलए से मिलना है नहीं कहा था। अगर आप वो बात कल ही कह देते तो मैं प्रबंध कर देता, फिर आपको एमएलए तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम मेरा क्या काम करोगे? पागल हो क्या? और ये क्या, मैंने सुना है कि तुम लोगों से ज्यादा पैसे किराए के ले रहे हो। मैडम, आप टेंशन ना लो, आप इस गांव के सरपंच होंगे पर मैं एमएलए का खास आदमी हूँ। उन्हीं की वजह से मुझे ये नाव का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आप समझ जाओ कि मैं कितना पहुंचा हुआ हूँ। बस आपकी मदद करना चाहता था। जहाँ तक किराए का सवाल है, उससे आपको क्या मतलब? राजेश, तुम ज्यादा बोल रहे हो। वैसे तुम मेरी क्या हेल्प करोगे? अपना काम ठीक से करो, वो काफी है। राजेश ने देवी को नाव में बिठाकर दूसरी ओर शहर ले जाकर छोड़ा। एमएलए से देवी, सर, हमारे गांव को शहर से जोड़ने के लिए एक पुल बांधना होगा। लोगों को नाव से पार करने में दिक्कत होती है। तुम निर्मल गांव की सरपंच हो ना? सुना है कि तुम लोगों के सामने राजेश पर बहुत चिल्ला रही थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम कोई मिनिस्टर हो? दोबारा तुम्हारी शिकायत आई तो मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट भी नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारे गांव के लिए कोई पुल नहीं बनेगा। राजेश के भरोसे ही रहना होगा। बेचारी देवी दुखी होकर वहाँ से चली गई। देवी के पिताजी ने देवी को दुखी देखकर अपने जान पहचान के स्कूटर मैकेनिक को बुलाया। देवी से उसके पिताजी, देखो बेटा, इसका नाम विक्की है, बहुत होशियार है। अभी अभी वो शहर से आया है, काफी पढ़ा लिखा है। कोई परेशानी हो तो बताओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। तब देवी ने एमएलए से जो बात हुई उसे बताया। ये सुनकर विक्की, मैडम 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं कुछ ना कुछ प्रबंध करता हूँ, कहकर वहां से चला गया। 2 दिन बाद विक्की नदी के किनारे आया और सबको एक मैजिकल स्कूटर बोट चलाकर दिखाया। इतना ही नहीं, काफी लोगों को उस पर बिठाकर दूसरे किनारे तक ले भी गया। ये देखकर देवी और लोगों ने ताली बजाई। तब विक्की लोगों से, इस स्कूटर बोट की एक खासियत है, इसके लिए अलग ड्राइवर की जरूरत नहीं है। इस किनारे से उस किनारे तक ले जाकर छोड़ सकते हैं और उस किनारे से लाकर यहाँ छोड़ सकते हैं। ऐसे 2 और बोट बनाया तो अपने गांव की समस्या दूर हो जाएगी। उस दिन से लोग मैजिकल बोट में ही सवारी करने लगे। राजेश के नाव में लोगों ने जाना बंद कर दिया। तब राजेश वहां आकर देवी और लोगों से, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ नाव चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। कोई होशियारी दिखाओगे तो बात एमएलए तक पहुँचेगी, तब इस गांव को ही भुगतना होगा। तो जाओ, करो शिकायत तुम्हारे एमएलए से, कम वक्त, कहकर डांटा। तब राजेश ने जाकर एमएलए को सब कुछ बताया। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। कल उस गांव में ना कोई स्कूटर बोट होनी चाहिए और ना ही तुम्हारा नाव। मेरे पास आने के लिए देवी को तय कर ही आना होगा। ठीक है सर, आज ही मैं अपना करामात दिखाता हूँ, कहकर वहां से चला गया।
रात को राजेश और उसके आदमी आकर उस स्कूटर बोट को आग लगाने की कोशिश करने लगे। इसकी भनक पहले ही देवी और विक्की को मिल चुकी थी, इसीलिए वो वहीं पहरा दे रहे थे। उन बदमाशों को उन्होंने पकड़कर खूब मारा और पुलिस के हवाले किया। फिर राजेश की हरकत को टीवी में प्रसार किया। उसे देखकर कलेक्टर ने एक पुल बनाने का सैंक्शन किया। तब गांव वालों ने देवी और विक्की का जय जयकार किया।